बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने फार्माकोग्नोसी का पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 जो कि है इंजाइम्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने चैप्टर के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना है। उसके बाद आपने याद रखना है कि जो आपकी बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी, उसमें से भी एक बुक में आपका ये चैप्टर आता है, तो ये याद कर लेंगे तो वो भी सेम यही ऐसा ही होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इंजाइम की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले आपने कहना है कि इंजाइम्स जो हैं ये कैटालिस्ट होते हैं, ठीक है। कैटालिस्ट, तो जो इंजाइम्स हैं वो होते हैं कैटालिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय living cells and which catalyze the biological reaction। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो आपके पास इंजाइम्स है ना, ये बायोलॉजिकल सिस्टम के कैटालिस्ट हैं, ठीक है। कैटालिस्ट का मतलब ये होता है कि जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं ताकि रिएक्शन जल्दी से हो जाए। और ये ऐसे कैटालिस्ट हैं जो लिविंग सेल से पैदा होने, यानी कि हमारे जिस्म के अंदर ही पैदा होने हैं, और जो हमारे जिस्म के अंदर रिएक्शन चल रहे हैं उनको इन्होंने स्पीड अप करना है, ठीक है। ये हो गई इंजाइम की डेफिनेशन। आगे है आपको कैटालिस्ट की डेफिनेशन का भी पता होना चाहिए कि कैटालिस्ट क्या होता है। अब इंजाइम्स लिविंग सेल से पैदा हो रहे हैं तो ये क्या नेचर होंगे, ऑर्गेनिक इन नेचर होंगे। तो जो कैटालिस्ट है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये जो इंजाइम्स है ये कैटालिस्ट की तरह के होते हैं, मतलब कैटालिस्ट की टाइप होते हैं। कैटालिस्ट इसलिए इनको कहा क्योंकि ये रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। प्रॉपर कैटालिस्ट की क्या डेफिनेशन है, जो कैटालिस्ट होते हैं वो कोई ना कोई केमिकल होता है, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर है, यानी कि लिविंग सेल से हमने ऑब्टेन नहीं किया होता, ना इसमें कार्बन हाइड्रोजन होता है, इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है, जो जस्ट क्या करता है, बूस्ट अप करता है। बूस्ट अप का मतलब होता है तेज़ करना, स्पीड अप करना किसी भी केमिकल रिएक्शन को। अब ये रिएक्शन जो है ये लेबॉर्ट्री में होते हैं, जिस्म के अंदर नहीं होते केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। जो इंजाइम है ये रिएक्शन के दौरान खुद को रिएक्शन के अंदर खर्च कर लेता है, ज़ाया कर लेता है। जो कैटालिस्ट हैं ये रिएक्शन के सेल्फ यानी को खुद को ज़ाया नहीं करते, बल्कि जैसे के जैसे होते हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। जबकि इंजाइम्स जो होते हैं वो रिएक्शन के दौरान खुद को वेस्ट कर देते हैं, खुद भी यूज़ हो जाते हैं। कैटालिस्ट बहुत ज़्यादा क्लेवर समझ लें, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं लेकिन अपने ऊपर कोई फ़र्क नहीं डालते, इटसेल्फ जो है वो वैसे के वैसे रहते हैं। अब मैंने यहाँ पे यूज़ किया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वर्ड्स, तो आप देख लें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जो है वो क्या डिफरेंस है। एक तरफ ले लेते हैं ऑर्गेनिक, एक तरफ ले लेते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो वाले केमिकल्स हैं जिसमें कार्बन लाजमी होती है, और इनऑर्गेनिक वो है जिसमें कोई कार्बन मौजूद नहीं होती। बेसिक यही है, ठीक है। ऑर्गेनिक वो है जो लिविंग थिंग से लेते हैं, ऑर्गेनिक जो मिनरल वगैरह से लेते हैं, ये भी एक डिफरेंस होता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम अब पढ़ेंगे बाकायदा जो है वो चीज़ें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंजाइम्स का, आपको पता चल गया कि बायोलॉजिकल सिस्टम से पैदा होते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको स्पीड अप करते हैं, ठीक है। कैटालिस्ट क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक नेचर होते हैं, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं लेकिन खुद वेस्ट नहीं होते। सबस्ट्रेट क्या होता है, देखिए ये आपके पास है इंजाइम, ठीक है, ये है आपके पास सबस्ट्रेट जिसके ऊपर आके एंजाइम ने एक्ट करना होता है। दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑन विच एंजाइम्स एक्ट, इसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। सिंपल सी बात है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स कैसे बनता है, तो आपके नोट्स में बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, मतलब मुश्किल बना हुआ है। तो मैं आपको सिंपल सी बताती हूँ कैसे होता है। सबसे पहले इंजाइम की एक स्पेसिफिक शेप होती है जो कि सबस्ट्रेट को पहचानती है। अब ये इंजाइम है, ई से इंजाइम है, ठीक है। अब आपके पास इंजाइम है तो इंजाइम की ये एक्टिव साइट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये सबस्ट्रेट के पास जाएगा। ये कैसे पता चला ये इसका सबस्ट्रेट है, क्योंकि देखिए ये चीज़ इसके अंदर फिक्स आ जाएगी, ठीक है। इंजाइम गया सबस्ट्रेट के पास, इन दोनों ने मिल के बनाया एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। इसको क्या कहेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। पूरा आपने नाम लिखना है। ये बना दिया।
फिर फाइनल पे क्या करेगा, इंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर अमल करेगा, इसको पीसीज में कन्वर्ट कर देगा, तो क्या हो जाएगा, इंजाइम साथ में ये बन जाएगी प्रोडक्ट्स। कि इंजाइम ने एक्ट किया सबस्ट्रेट पे तो प्रोडक्ट्स बन गई। ये इंजाइम्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपने याद रखना है इंजाइम ने सबस्ट्रेट पे एक्ट किया, इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना, उसके आगे इंजाइम ने सबस्ट्रेट पे अमल करा और हम लोगों को प्रोडक्ट मिल गई। ये सिंपल सा आपने बना देना है। अगर आपको आए इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स लिखे या राइट द मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन, तो आपने ये लिखा, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन इंजाइम एंड कैटालिस्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि इंजाइम्स और कैटालिस्ट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आपने इस तरफ लिख लेना है इंजाइम्स, इस तरफ लिख लेना है कैटालिस्ट। तो 2-3 डिफरेंस तो आपको पीछे पता चल गए होंगे कि जो इंजाइम्स हैं ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। उसके बाद इंजाइम्स हैं जो अपने आप को रिएक्शन के दौरान डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, तबाह कर लेते हैं, खुद किसी का भी भला करते हैं और ख़ुद को तबाह कर लेते हैं। कैटलिस्ट किसी का तो भला करते हैं लेकिन खुद डिस्ट्रॉय नहीं होते, अपने आप को वैसे का वैसे ही रखते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंजाइम जो हैं ये स्पेसिफिक इन नेचर हैं। जिस तरह की अगर इंजाइम की शक्ल इस तरह की है तो उसका सबस्ट्रेट भी इस तरह का होगा, अगर इंजाइम की शक्ल इस तरह की है तो उसका सबस्ट्रेट भी इस तरह का होगा, यानी कि स्पेसिफिक इन नेचर है, हर एक पे नहीं जाते। जो कैटलिस्ट हैं वो नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, किसी भी तरह का रिएक्शन हो ये जस्ट उसको स्पीड अप करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हैं जो इंजाइम्स हैं ये बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसके बारे में जल्दी पता नहीं लगता। और ये जो हैं ये सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होते। उसके बाद हैं जो इंजाइम की स्पीड है वो इंजाइम की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। मसलन अगर एक इंजाइम है तो उसने भी वही काम करना है, इंजाइम की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। अगर 2 इंजाइम है उसने भी उतने ही काम करने हैं, एक इंजाइम भी वही काम कर सकता है, 2 भी, तो आपको इंजाइम की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अगर कैटालिस्ट की बात करें तो वो जो है वो डिपेंड करता है कि कैटालिस्ट की कंसंट्रेशन कितनी है। मतलब अगर कैटालिस्ट 2 ग्राम है तो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, 3 ग्राम है तो उससे ज़्यादा अच्छे से, यानी कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं, ये नहीं करते। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए, लाजमी तौर पर पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है आपके वाइवास में भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंजाइम्स की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंजाइम्स का पूरा चैप्टर ही जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है, खूबियाँ क्या हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे आपने कहना है कि इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। क्या है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इंजाइम, थोड़ी सी अमाउंट इंजाइम की बहुत ज़्यादा बड़े केमिकल जो होते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटालाइज कर सकते हैं। वही बात जो पीछे मैंने आपको बताई कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते। ये हमारा जिस्म है, ये इंजाइम्स हैं, तो थोड़े से इंजाइम भी पूरे बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटालाइज कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जो आपके पास सुक्रेज इंजाइम है, इंजाइम का कैसे पता चलता है, इसके एंड पे एज आता है। जो सुक्रेज इंजाइम है वो क्या करता है, जो सुक्रोज है यानी कि जो चीनी की एक किस्म है सुक्रोज, उसको कैटालाइज करता है। तो थोड़ी सी अमाउंट अगर हमारे पास, स्मॉल अमाउंट हमारे पास सुक्रेज की होगी तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ सुक्रोज को कैटालाइज कर देगी। सुक्रोज क्या है, फिर इसका सबस्ट्रेट है, और एंजाइम क्या है, सुक्रेज। सुक्रेज एंजाइम है और किस पे अमल कर रहा है, सुक्रोज पे, तो वो उसका क्या हुआ, सबस्ट्रेट। तो थोड़ी सी अमाउंट सुक्रेज की लार्ज अमाउंट ऑफ सुक्रोज को क्या कर सकती है, इजीली कैटालाइज कर सकती है। नंबर 2 पे जो इसकी प्रॉपर्टी है उसमें हमारे पास आ जाता है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। हमने बताना है कि जो इंजाइम है ये जो वाटर है, जो डाइल्यूट का मतलब पतला हुआ अल्कोहल है उसके अंदर हल होते हैं, लेकिन जो कंसनट्रेटेड एसिड है, जो हमारे पास अमोनियम सल्फेट है, जो हमारे पास ट्राइक्लोरो
एसिटिक एसिड है इसके अंदर जो हैं ये हल नहीं होते, ठीक है। वाटर और डाइल्यूट कोई चीज़ होगी, पतली होगी, उसके अंदर हल होगी। जो चीज़ गाढ़ी हो जाएगी उसके अंदर हल नहीं होगा। सर नहीं, आगे है आपके पास तीसरे वाली है इंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। इंजाइम के जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कहते हैं? इंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। ये क्या है कि जो इंजाइम का रिएक्शन है वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। देखिए आपके पास ये इंजाइम है, ये आपके पास सबस्ट्रेट है। अगर आप सबस्ट्रेट ज़्यादा करते जाएंगे तो इंजाइम इस पे भी एक्ट करेगा, इस पे भी एक्ट करेगा, इस पे भी एक्ट करेगा, ठीक है। इंजाइम की कंसंट्रेशन कम रखें और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा करते जाएं तो स्पीड अप हो जाएगा रिएक्शन, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है। उस लिमिट के बाद अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा करेंगे तो रिएक्शन पहले तो स्पीड अप होगा, फिर रिएक्शन फॉल करना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंजाइम जो है उसने खुद भी यूटिलाइज़ होना है। इसको वो करते हुए यूटिलाइज़ हो गया, इसको करते हुए एटलीस्ट वो ख़त्म हो जाता है। तो आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा करते जाए तो रिएक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उल्टा डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये है इंजाइमेटिक प्रॉपर्टी जिसमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो अफेक्ट करती है, ठीक है। अब हम चौथे नंबर पे इसकी जो है वो प्रॉपर्टी देखेंगे, उसमें हम पीएच देखेंगे। पीएच दो तरह की होती है, एक एसिडिक होती है और एक बेसिक होती है। सबसे पहले आपको एसिडिक और बेसिक पीएच का बता देती हूँ कि पीएच स्केल होता है 0 to 14, ठीक है। इसमें 7 तक, 0 से 7 तक, 7 से पहले ही बल्कि 6.9 समझ ले, यहाँ तक जो है आपकी एसिडिक पीएच है। 7 आपका होता है न्यूट्रल और 7 से ऊपर 14 तक आपकी पीएच होती है बेसिक, ठीक है। तो हम बात करते हैं एसिड्स की। जो अगर आपका जो एंजाइम है उसकी अल्कलाइन नेचर है, अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक नेचर है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिप्सन आपके पास हो गया, ये होता है 8.57 pH पे एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो अगर आप ट्रिप्सन को रिलीज़ कर देंगे एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, तो ट्रिप्सन को आपने रिलीज़ किया एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर तो ये तबाह हो जाएगा। जो बेसिक आपके पास एंजाइम है वो बेसिक इन्वायरमेंट के अंदर ही काम करेंगे। तो ट्रिप्सन है वो एसिडिक पीएच पे तबाह हो जाएगा। तो ट्रिप्सन जो एंजाइम है वो होता क्या है? ये पैनक्रियाज से रिलीज़ होता है, ठीक है, और फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद पीएच देख लेते हैं बेसिक। अब जो आपके ऐसे एंजाइम जो एसिडिक इन नेचर हैं, जैसे पेप्सन हो गया, पेप्सन एक्टिव होता है 1 से लेकर 2 की पीएच तक। अगर आप इसको बेसिक इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ करेंगे तो ये तबाह हो जाएगा, ठीक है। और पेप्सन भी क्या है? ये एंजाइम आपका रिलीज़ होता है, ठीक है, अब आपके स्टमक के अंदर और फूड की डाइजेशन में ये भी हेल्प आउट करता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे जो आपके पास फैक्टर आ जाता है, जो प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर आपके पास 96 फ़ारेनहाइट टू 99 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इतना मैक्सिमम टेम्परेचर होना चाहिए। अब एक स्केल है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो एंजाइम होगा इनएक्टिव, काम नहीं करेगा। 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के दरमियान थोड़ा सा वेरी लिटल एक्टिव हो जाएगा, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जब 35 to 40 होगा तो जैसे मैंने बताया 40 जो है वो मैक्सिमम है, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस पे दोबारा इनएक्टिव हो जाएगा। 60 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। और जो आपके पास अगर एंजाइम सॉलिड कंडीशन में है, मतलब ठोस हालत में है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर भी काम कर सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कैसे आता है? वो कौन सा टेम्परेचर जिस पर एंजाइम इनएक्टिव है, तो कौन सा है? 0 भी और 50 भी, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन सा है? 40 डिग्री सेल्सियस, 35 से 40, और फ़ारेनहाइट पे 96 to 99। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एंजाइम्स की एग्जांपल्स में कुछ नेचुरल एंजाइम्स होते हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है ब्रोमेलाइन एंजाइम, ठीक है। आपने कहना है कि ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, वो वाला एंजाइम जो कि प्रोटीन को तोड़ता है। आपकी बॉडी में
आप जब गोश्त खाते हो तो उसमें प्रोटीन होती है ना, तो ये वो एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है, और इसको मिल्क क्लोटिंग एंजाइम भी कहते हैं। यानी कि अगर आप इसको दूध में डालेंगे तो जाहिर है दूध में प्रोटीन होती है कैसीन प्रोटीन, तो उसको तोड़ देगा और दूध को क्लॉट बना देगा, फुटकड़ियाँ बना देगा, ठीक है। तो जब भी आपने कोई इस तरह का एंजाइम पढ़ना है, जब भी आपने इस तरह का कोई एंजाइम पढ़ना है तो आपने उसकी 2-3 चीज़ें देखनी होती है। सबसे पहले आपने देखना होता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, कुदरत से हमें वो कहाँ से मिलता है, क्योंकि ये नेचुरल एंजाइम्स की बात है। कुदरत से ये हमें मिलता है अनानास से। अच्छा, इम्पोर्टेंट, आपको साइंटिफिक नेम कैसे लिखते हैं, आपने कोशिश करनी है कि दोनों लफ्ज़ जो है साइंटिफिक हमेशा 2 नेम होते हैं, पहला कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, दूसरा स्मॉल लेटर से। कोशिश करना है दोनों उल्टे लिखें। अगर आप उल्टे नहीं लिख सकते तो आपने कैसे लिखना है, जैसे ये अनानास से होता है तो अनानास का साइंटिफिक नेम है अनानास कोमोसस, ठीक है। तो इनको लिखने के बाद आपने लैदा अंडरलाइन कर देना। ये साइंटिफिक को लिखने का तरीका होता है, हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। ये अनानास कोमोसस जो है, जो यानी कि अनानास है उसकी ये हमें मिलता है उसकी स्टेम से, और उसके जूस से हमें ये जो है ये एंजाइम मिलता है ब्रोमोलेन, ठीक है। और उस जो आपके पास एंजाइम जो उसके पास अनानास है उसकी फैमिली कौन सी है, उसकी है ब्रोमिलिएसी। ब्रोमिलिएसी उसकी जो है वो फैमिली है आपके पास। उसके बाद आपने तीसरे नंबर पे बताना है इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 2800 मिलीमोल, ठीक है। उसके बाद आपने इसका कलर बताना, तो आपने इसका बताना है ये लाइट येलो कलर होता है या बफ कलर होता है, यानी कि जिसको कहते हो आप क्रीम सा कलर, मतलब लाइट सा येलो कलर, ठीक है। उसके बाद आपने बात करनी है इसके सोलबिलिटी की, तो आपने कहना है कि बहुत ज़्यादा सोलबल है, किस में, वाटर में भी, अल्कोहल में भी, क्लोरोफॉर्म में भी, सब में जो है ना ये सोलबल है। एंड पे आपने बात करनी है इसकी यूजेस की, तो आपने कहना है कि ये जो इन्फ्लेमेशन और एडिमा है उसमें जो है ये यूज़ होता है एज अ सपोर्टिंग एजेंट, यानी कि अगर किसी बंदे को इन्फ्लेमेशन या एडिमा हुआ है, एडिमा इन्फ्लेमेशन क्या होती है, अगर आपको कोई कट लग गया है किसी फिंगर पे, ठीक है, फिंगर की एग्जांपल ले लें, तो उसके अंदर पस पड़ गई है, जिस जगह पे दर्द हो, पस पड़ी हो, उसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन, सूजन हुई हो, सूज है जगह, दर्द हो। और एडिमा किसे कहते हैं, आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से के अंदर अगर पानी जमा हो जाए तो उसको कहते हैं एडिमा। तो अगर ये और ये बीमारी है तो उसमें ये ब्रोमालिन एंजाइम जो है इसको आप सपोर्टिंग एजेंट के तौर पर, यानी कि हल्का उसको इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 है ये लेदर इंडस्ट्री में जो है ना वो यूज़ होता है। देखें, लेदर फैक्ट्री में क्या होता है कि जो जानवरों की खालें हैं उसको ऐसे लटाया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर, क्योंकि जानवरों की खाल के अंदर प्रोटीन होती है तो उसके अंदर हम ये एंजाइम उसके ऊपर डाल देते हैं। तो ये एंजाइम क्या करता है, जो जानवरों की खाल है उसके अंदर प्रोटीन को तोड़ देता है और उसको जो है ना वो छोटे छोटे पैचेस में कन्वर्ट कर देता है। तो लेदर फैक्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। इसको कहते हैं टेंडराइज करना लेदर को। तीसरे नंबर पे है ये प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन को जो है बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि ये खुद प्रोटीन है, एंजाइम है, एंजाइम प्रोटीन इन नेचर है, प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। तो इस तरह ये प्रोटीन की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा ये बहुत इफेक्टिव ये टेंडराइज करता है मीट को। मीट को टेंडराइज का क्या मतलब है, जो आपके पास गोश्त है ना उसको हम ये गोश्त के ऊपर हम ये ब्रोमालिन फेंकते हैं, ये गोश्त को छोटी छोटी टुकड़ियों में ऐसे पैचेस में कन्वर्ट कर देता है, उसमें से सारा पानी निकाल देता है, गोश्त खुश्क हो जाता है, हम उसको सेव कर देते हैं। इसको कहते हैं टेंडराइजिंग ऑफ मीट। अगला आपके पास है पपेन। पपेन जो है ये प्रोटोलिटिक एंजाइम है, जस्ट यानी कि तोड़ने फोड़ने वाला ये भी है। सबसे पहले आपने इसका सोर्स बताना है, तो आपने कहना है कि जो आपके पास है ना कैरिसा पपाया, पपीता जिसको आप कहते हैं ना, उससे ये हम लेते हैं, ठीक है। और उसकी जो है वो ग्रीन फ्रूट हो, यानी कि सब्ज़ अभी फ्रूट हो, और उसके पत्तों से हम इसको ले सकते हैं, वो हम लेटिक्स की तरह इसको निकालते हैं, ठीक है। और इसकी फैमिली का नेम है कैरिसिएसी, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि इसकी सेपरेशन कैसे करते हैं, प्लांट जो है उसकी सेपरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, जो ग्रीन फ्रूट होता है हमारे पास, फ़र्ज़ करें ये है ग्रीन फ्रूट, ठीक है। हमने क्या करना है, अभी दरख्त के ऊपर है ग्रीन फ्रूट, दरख्त से उतरा नहीं है, हमने इसके ऊपर लॉन्गिट्यूडनल इस तरह 2 से 4 कट लगा देने, ठीक है।
फिर हमने क्या करना है कि हमने सुबह के टाइम ये कट लगाने हैं और 3 से 7 दिन के दौरान वक्फे से सुबह सुबह इसको लगाने हैं। फिर क्या होगा कि इसके अंदर से ना मादा निकलना इकट्ठा हो जाएगा, नीचे बाल्टी रख लेंगे उसमें जमा हो जाएगा। 3 से 7 दिन बाद वो हमारे पास जमा हो जाएगा। नॉन मेटेलिक कंटेनर होना चाहिए, कंटेनर मेटल का बना नहीं है। हम बात करते हैं इसके कलर की। इसका कलर होता है वाइटिश सा कलर होता है इसका, लाइट सा कलर, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी बात करनी है सॉलिबिलिटी की। तो जो है वो ये पानी में सॉल्युबल है कम्प्लीटली, और सॉल्युबल जिसमें नहीं है वो है अल्कोहल, ईथर, एसीटोन, इनमें नहीं है, और वाटर में जो है ये सॉल्युबल, ठीक है। उसके बाद हमने इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करनी है, वो है 25,710 मोल्स, ठीक है। अब हम इसके यूजेस की बात करते हैं। तो ये वही टेंडराइजिंग ऑफ मीट में यूज़ होता है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया। उसके बाद ये प्रोटीन डाइजेस्ट के तौर पर यूज़ होता है। एंटी हेलमेंटिक, छोटे बच्चे होते हैं उनको जो है वो रेक्टम के अंदर कीड़े काटते हैं, उस कीड़े को कहते हैं नीमाटोड, ठीक है। वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं कीड़े। तो जब हम ये बच्चे को देते हैं तो वो उन कीड़े को मार देते हैं, तो इसको कहते हैं एंटी हेलमेटिक। इसकी एंटी हेलमेटिक नेचर है, ठीक है। प्रोटीन उन कीड़ों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद है क्लैरिफिकेशन ऑफ बेवरेजेस में यूज़ होता है। ये जो आपके सॉफ्ट और हार्ड ड्रिंक होती है ना, यानी कि पेप्सी वगैरह और जो वाइन्स वगैरह होती हैं, उनमें हम इस प्रोटीन इसको डालते हैं तो ये सारी प्रोटीन को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं और क्लियर सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद है जो कॉन्टैक्ट लेंस हैं, जो आँखों के अंदर लेंस लगाए जाते हैं, उसके ऊपर भी ना प्रोटीन, ऐसे लेंस है इसके ऊपर जो है ना प्रोटीन की तय जम जाती है, तो हम ये उसके ऊपर फेंकते ही प्रोटीन को जो है तोड़ फोड़ देता है, तो क्लैरिफिकेशन में यूज़ होता है। अगला जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स है, मेथड है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।